तो दोस्तों द अल्टीमेट मेरी एंड मूव ऑन नाम की एक सीरीज है ये। यहाँ दोस्तों नेटफ्लिक्स पर इसका अभी सेक्शन 2 आपको देखने को मिला है। पहले इसका सेक्शन 1 2022 में देखने को मिला था जिसे बहुत ज्यादा प्यार दिया गया, और उसके बाद अभी एक और नया सेक्शन देखने को मिला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ऑफिशियल रूप से नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिली है। इसी सीरीज की सारी डिटेल, एक्सप्लेनेशन, मूवी डिटेल और साथ ही साथ रिव्यू फैक्टर सारे कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं। इस सीरीज के सेक्शन 1 के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 2 के बारे में सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के उसे आप सेट कर लें। दोस्तों इसके बारे में जानना चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है आपको सेक्शन 2 आपको नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में देखने को मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया था कि हम जिस सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका एक तरह से टाइटल मैं आपको बताऊँ तो है अल्टीमेटम मेरी और वो ऑन। जी हाँ दोस्तों, इस टाइटल का यानी एक तरह से सीरीज़ आपको अभी देखने को मिला है और सेक्शन 2 भी हाल ही में देखने को मिला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक इसके 2 सेक्शन आ चुके हैं, जिनमें से पहला सेक्शन आपको एक तरह से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला था एक तरह से बहुत पहले 6 अप्रैल 2022 को, और इसी के बाद अभी हाल ही में इसका सेक्शन 2 देखने को मिला है। और इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए सेक्शन 3 के लिए इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज का हिंदी टाइटल मैं बताऊँ तो हिंदी में कन्वर्ट करके इन शब्दों का तो उसका टाइटल है अल्टीमेटम शादी करो या आगे बढ़ो। इसका टाइटल एक तरह से ये है मेरी और मूव ऑन। जी हाँ दोस्तों, ये इसका टाइटल है पूरा। तो दोस्तों इस सीरीज़ का प्रीमियम 6 अप्रैल 2022 को नेटफ्लिक्स पर हुआ, जो कि मेज़बानी निक और रवेशन लिसे द्वारा की गई थी। दोस्तों ये बनाई गई है क्रिस कोलनेस द्वारा और निक लैडची द्वारा इसे प्रसारित किया गया है और वेनल लेस द्वारा। मुख्य रूप से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था सबसे पहले, और इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। इस सीरीज का सेक्शन की बात की जाए तो 2 सेक्शनों के साथ तकरीबन 20 एपिसोडों की ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली थी। इसका निर्माण किया है क्रिस कोलन और क्रिस कुलेन और एरिया डेडवाइल्स और सारा डिली स्टोन, और साथ ही साथ केली मोटोल्स और स्टीफन वोल्डेन और जेम्स सिम्स। लगभग इसकी लेंथ की बात की जाए तो 35 से 58 मिनट टोटल इसकी लेंथ है, और गति सामग्री के साथ मुख्य रूप से इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है 6 अक्टूबर 2022 को। और मुख्य रूप से अभी ये एक तरह से सेक्शन 3 के लिए रिन्यूवेट कर दी गई, यानी सेक्शन 3 भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, उसकी एक तरह से अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस सीरीज़ के अंदर बताया जाता है कि अल्टीमेशन एक घोषणा सामाजिक प्रयोग है जो कि देखना चाहते हैं कि अल्टीमेटम दिए जाने पर कितने जोड़े शादी करेंगे, और इस शो में ऐसे जोड़े दिखाए गए हैं जो शादी के कगार पे हैं। प्रत्येक जोड़े के पास ये निर्णय लेने के लिए 8 सप्ताह का समय है कि वह शादी करना चाहते हैं या हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहते हैं। जोड़े बाद में अलग हो जाएंगे क्योंकि वह समूह के बाकी सदस्यों से नए साथी चुनते हैं और फिर 3 सप्ताह के लिए उनके साथ रहते हैं। यानी पूरी एक तरह से सीरीज के अंदर यही स्टोरी आपको देखने को मिली है। दोस्तों इसके अंदर कई सारे एक तरह से आदमी हैं और कई सारे एक्टर देखने को मिले, उन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले तो उसके प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि एक तरह से स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहा जाता कि श्रृंखला का पहला सीजन ऑस्टिन टेक्सन में विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया है। प्रतियोगिताओं का एक दूसरा ठेक में बताया गया है। पहला सप्ताह शहर में पेरियन डाउनटाउन में होटल में फिल्माया गया है, जबकि श्रृंखला का बाकी हिस्सा ओल्टन ऑस्टिन टाउन होटल में फिल्माया गया है। फिल्मांकन मई 2021 में शुरू हुआ और 8 सप्ताह तक चला और बाद में पूर्ण मिलियंस फिल्म से द्वारा बनाया गया।
रिलीजिंग का सीरीज का सीजन 2 सप्ताह 2022 से मुख्य रूप से नवंबर 2022 तक उत्तरी अमेरिका और स्कॉटलैंड में फिल्माया गया। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से 4 मार्च 2022 को लव इज ब्लाइंड के सीजन को 2 अनमोल एपिसोडों में एक ट्रेलर के साथ इसे रिलीज़ किया गया। इसे लव इज ब्लाइंड के समान निर्माता के साथ अलग एक तरह से महान साम्राज्य उपयोग के लिए विज्ञापित किया गया था। 8 एपिसोडों का पहला सीजन 6 अप्रैल 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया और बाद में एक सप्ताह बाद 13 अप्रैल को रिन्यू स्पेशन के अंतिम एपिसोड को रिलीज़ किया गया। 8 एपिसोड वाला दूसरा सीजन एक तरह से आपको मुख्य रूप से देखने को मिला था और साथ ही साथ 23 अगस्त 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसे 8 एपिसोडों के साथ सेक्शन 2 आपको देखने को मिला है। और बाद में एक सप्ताह बाद 30 अगस्त को रिन्यूअल स्पेशन के साथ अंतिम एपिसोड रिलीज़ किया गया और साथ ही साथ यह श्रृंखला 10 अप्रैल 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में टेलीविज़न शो में नेटफ्लिक्स पर नवंबर 1 तक पहुंच गई। अल्टीमेट सीजन 1 ने नेटफ्लिक्स ग्लोबल टॉप 10 में 4 सप्ताह बिताए थे। रिलीजिंग के पहले सप्ताह के दौरान 43 मिलियन बार इसे हॉट्स एक तरह से देखा गया और तीसरे सप्ताह में 29 मिलियन, जो कि बड़ा सारा रिकॉर्ड था। रिलीजिंग के पहले 4 सप्ताह के भीतर 144 मिलियंस हावर्स के साथ अल्टीमेट सीजन 1 2022 पर नेटफ्लिक्स पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली गैर स्ट्रीमिंग सीरीज़ों में से नम इज ब्लाइंड के नाम से दूसरे स्थान पर रही, जो सभी घंटों में देखी गई सभी घंटों की संख्याओं पर आधारित है। नेटफ्लिक्स ग्लोबल टॉप में मुख्य रूप से कार्यकारी हैं और वेराइट डेनियन डी एरन ने लिखा कि लव इज ब्लाइंड और अल्टीमेट एंड रोमांटिक रिलेटेड टीवी की नई मानक वाहक है। साथ ही साथ दोस्तों इस सीरीज के अंदर कई कैरेक्टर भी देखने को मिले हैं, उन सभी की जानकारी यानी डिटेल में आपको बताने वाला हो। तो एपिसोड की बात की जाए तो 2 सेक्शन आ चुके हैं जिनके अंदर 10-10 एपिसोड है, यानी टोटल मिलाकर तकरीबन 20 एपिसोड आपको देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ इसी के साथ फिल्मोग्राफी प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो हालांकि स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहा जाता कि श्रृंखला का पहला सीजन ऑस्टिन टेक्स के विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया है। प्रतियोगी द्वारा एक दूसरे को डेट करने में बिताया गया एक सप्ताह शहर के मिल्टन टाउन में एक तरह से फिल्माया गया था, जो कि शहर के बहुत ही नज़दीक हिस्सों में से एक था। साथ ही साथ और भी कई लोकेशनों पे इसे शूट किया गया था। फिल्मांकन मई 2021 में शुरू हुआ और 8 सप्ताह तक चला और बाद में पुनर्मिलन फिल्माया गया। सीरीज का सीजन 2 सितंबर 2022 से नवंबर 2022 तक उत्तर कोलियंस के चार्लोट में फिल्माया गया था। 4 मई 2022 को लव इज ब्लाइंड के सीजन 2 के लिए पुनर्निर्मित एपिसोड में एक ट्रेलर था। इसे लव इज ब्लाइंड के समान निर्माताओं के साथ अगले महान सामाजिक प्रयोग के रूप में विज्ञापित किया गया। 8 एपिसोड वाला सीजन 6 अप्रैल 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया और बाद में एक सप्ताह बाद 13 अप्रैल को मुख्य रूप से इसे अंतिम एपिसोड को रिलीज़ कर एंड किया गया। 8 एपिसोडों वाला दूसरा सीजन 23 अगस्त 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया और एक सप्ताह बाद 30 अगस्त को रिन्यू स्पेशन के साथ अंतिम एपिसोड भी रिलीज़ कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये अभी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग पर चल रही हैं और श्रृंखला का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण नेटफ्लिक्स पर 30 दिसंबर अल्टीमेशन फ्रांस शीर्षक से जारी हुआ। पहले सीजन की प्रीमियम से पहले नेटफ्लिक्स ने शो स्पिन ऑफ की घोषणा की, जिसमें द अल्टीमेट क्वीन लव नामांकन सभी समलैंगिक कलाकार शामिल होगी।
स्पेन ऑफ सीरीज का प्रीमियम 24 मई 2023 को हुआ। इसमें मेज़बान के रूप में जोलाना ग्लिसरीवर थी और इसी के साथ ये सीरीज आपको देखने को मिली। तो दोस्तों इसी के साथ इसके अंदर कई कैरेक्टर देखने को मिले थे जिनके बारे में भी कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको सारी कुछ जानकारी आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, लव इज़ ब्लाइंड जो सीरीज़ आई थी उसी पर एक तरह से ये बेस सीरीज़ थी। 4 मार्च 2023 को लव इज़ ब्लाइंड के सीजन 2 को पुनः निर्माण के साथ एपिसोड 1 रिलीज़ किया गया था। तो दोस्तों लव इज़ ब्लाइंड के बारे में भी हम जानते हैं। सारे कुछ डिटेल मैंने आपको इस सीरीज़ के बारे में तो बता ही दी, और बाकी कुछ जानकारी और देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक एक तरह से ज़्यादा हमारे पास प्रोवाइड नहीं है। साथ ही साथ जितनी कुछ जानकारी थी इस सीरीज से रिलेटेड जो आपको जानना एक तरह से ज़रूरी थी, सारी कुछ मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे एक तरह से इस सीरीज के बारे में जिसका एक तरह से टाइटल है, हम दूसरी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसका टाइटल है डिस्टेंड विथ यू। ये सीरीज आपको एक तरह से नेटफ्लिक्स पर हाल ही में देखने को मिली है, साथ ही साथ KST पर भी ये अवेलेबल है। ये एक कोरियन सीरीज है और 30 अगस्त 2030 को JTBC पर हुआ इसका प्रीमियम, और इसके बाद नेटफ्लिक्स स्ट्रीम के लिए भी ये उपलब्ध है। तो आज इसी सीरीज़ के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों इस सीरीज़ में एक तरह से आपको कई कैरेक्टर देखने को मिले। सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है नाम की हूँ। एक तरह से कोरियन नाम है सारे के सारे, इसलिए आपको थोड़ी अटपटे लग सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो कैरेक्टर देखने को मिले हैं जो बोल आहा, रोबिन और हाजू और यूरा भी आपको देखने को मिली है, और म्यूजिक इसमें गोमी ने दिया है, और मुख्य रूप से दक्षिण कोरियन ये सीरीज है। और इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो आपको पता ही होगी कोरियन है, और मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। 4 एपिसोडों के साथ 31 अगस्त 2023 को इसे रिलीज़ किया गया। पार्क सुंग यू CP और सोंग क्यू सू जियोंग हांग यंग द्वारा इसे बनाया गया। प्रोडक्शन इसका चोंग जांग जू और किम यो क्यून्स ने किया है। प्रोडक्शन कंपनी SLM प्रोडक्शन, और मूल नेटवर्क JTBC, और रिलीजिंग तारीख की बात की जाए तो 30 अगस्त 2030 को इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया। मुख्य रूप से डिस्टेंट विद यू ली होंग जो बोहो और जोंग सिन यू रोबिन के बीच एक अनूठे रोमांस के बीच कहानी बताती हैं, जिसकी कहानी एक निश्चित पुस्तक के इर्द गिर्द घूमती हैं जिसे लगभग 300 साल पहले पूरी तरह से सील कर दिया गया था, जो हाथ में आ गई है। और CU के साथ इसे प्राप्त करने के बाद होंग जो पुस्तक के कारण हुए अभिश्राप के कारण निषिद्ध पुस्तक का शिकार बन गई है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी आपको एक तरह से इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों जो वो हुंस द्वारा इसे एक तरह से बनाया गया है, और ओजू सिटी हॉल और हिरियन बिंग्स का नौवीं स्तर पर सिविल सेस के साथ जोंग सिन यू के साथ रोवंस आपको मुख्य कलाकार में देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो 17 फरवरी 2023 को नेटफ्लिक्स ने रेवन और जो बो आहा की पहली तस्वीर जारी की, और एक तरह से परफॉर्मेंस की एक तरह से ठीक ठाक ही था। और दोस्तों अब हम इससे के जो कैरेक्टर हैं आपको देखने को मिले हैं जो वो हाँ के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक कोरियन एक्टर हो गए, आपको पता ही है। और साथ ही साथ 23 अगस्त 1981 को जो बो यून्स का जन्म हुआ, दक्षिण कोरिया अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से गुडवांस 2 गुडवांस 2018 और माई स्ट्रीट हीरो 2018, फॉरेस्ट 2020 और टेल ऑफ द नाइट टेल्स में उनकी भूमिकाओं के लिए 2020 और सैन्य अभियान डॉर्बन 2022 के लिए इन्हें जाना जाता है।
मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल में आपको बताओ तो 32 साल इनकी उम्र है और जो बोहांस इनका पूरा नाम है। मुख्य रूप से 2011 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। मुख्य रूप से ये एक तरह से अभिनेत्री हैं। और इनके बारे में और डिटेल बताओ तो जो बोहान का जन्म 22 अगस्त 1981 को डी जोन्स में हुआ, जो कि बेयूंस के पास हुआ। उन्होंने सुकिया वांस विश्वविद्यालय से प्रदर्शन कला स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। उसकी एक बहन है जो यूहान्स है, जो ने 2011 में केबल चैनल JTBC पर दैनिक सिटकॉम आई लव इन चिकागो में एक छोटी भूमिकाओं के लिए अभिनय करना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे ये ऑडिशन देती रही और आगे बढ़ती रही और इन्होंने कंटिन्यू काम किया इस इंडस्ट्री के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई कैरेक्टर आपको देखने को मिले थे और इन्होंने 2012 में जो एक पूर्व अमेरिकन लड़की के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका मिली, जो कि टीवीएस की आने वाली उम्र की श्रृंखला में मुख्य रूप से शट अप ब्लूज बॉय डैप में एक तरह से रॉक के प्यार की एक पीड़िता बताई गई थी। उसी वर्ष के अंत में वे MBC पीरियड ड्रामा होस्ट डॉक्टर का सह निर्माण के साथ अपनी पहली नेटफ्लिक्स सीरीज में दिखाई दी। 2013 में जो और किम वू बिन्स ने 2 सप्ताह लगभग 4 से 11 अप्रैल को एमनेट साप्ताहिक संगीत शो में एम काउंट की मेज़बानी की। मुख्य रूप से जो को 2014 में उनकी पहली फिल्म में ऑपरेशन मोहन किशोर के रूप में मुख्य भूमिका मिली और अपने जिम शिक्षक के प्रति अस्तित्व हो गई और आयोडीन मैरमेड मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रतिस्पर्धा करवाई। कार्यस्थल के बीच द लिटिल मरमेड की एक आधुनिक रिटलिंग्स थी, जो ने 2015 में ओशियन पुलिस प्रक्रियात्मक नाटक द मिसिंग के साथ एक नए शो की कोशिश की, जहां उन्होंने लापता व्यक्ति को टास्क फोर्स में एक जासूस की भूमिका निभाई। इसके बाद वह KBC के सप्तांग परिवार नाटक ऑल अबाउट माय मॉम के कलाकारों में शामिल हो गई। टोटल 2 सेक्शन आ चुके हैं, जिन्हें टोटल मिलाकर 20 एपिसोड है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एपिसोड है आपको वीक के अंदर 2 देखने को मिले थे कंटिन्यू एक तरह से। अभी फाइनली इसका एक तरह से आखिरी एपिसोड यानी 20वां जो एपिसोड है वो लॉन्च कर दिया गया है और इसी के साथ सेक्शन 3 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। वो सेक्शन 3 एक तरह से बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल 2020 को इसका फर्स्ट एपिसोड देखने को मिला है सेक्शन 1 के साथ और अभी हाल ही में इसका एंड किया गया है सेक्शन 2 के साथ। सेक्शन 2 का सीरीज का एंड नहीं हुआ है क्योंकि अब तीसरा सेक्शन आपको एक तरह से बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ सेक्शन 2 के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, सारी एपिसोड के बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी। अब आगे चलकर हम इसके जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानेंगे। और उसी शीर्षक की ब्यूट में अकुल बेब श्रृंखला लव सेल्स 2 में अभिनय किया। 2016 में जो ने रिवेंज मेलोड्रामा मॉन्स्टर और रोमांटिक कॉमेडी सीरीज स्वीट स्टैंड एम मी में अभिनय किया और 2017 में उन्होंने रोमांस मेलोड्रामा टेम्परेचर ऑफ लव और 2 एपिसोड ड्रामा स्पेन और साथ ही साथ लेट्स मीट जू हो में अभिनय किया। 2018 में जॉन गुडेंस जू गुडेंस में अभिनय किया, जो कि महिलाओं की कहानियों के बारे में एक वेटब्यून पर आधारित थी। उन्होंने एक विश्वविद्यालय छात्रा की भूमिका निभाई जो कि अकेली माँ के रूप में अपनी चुनौतियों का सामना करती हैं। उसी वर्ष उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा माई स्ट्रेंज हीरो में अभिनय किया और 2020 में जो ने रोमांस ड्रामा फॉरेस्ट में एक डॉक्टर्स के रूप में अभिनय किया और उसी वर्ष उन्होंने फैंटेसी नाटक टेल ऑफ द नाइट ट्रोल्स में नाम जी ओ नाम का एक टेलीविज़न निर्माता के रूप में लिया और फरवरी 2021 में जो ने एक पूर्व एजेंस में अपनी अनुभव की साप्ताहिक के बाद ईक्रिस्ट के हस्ताक्षर किए। 2011 में उन्होंने एक नए सैन्य थीम वाले नाटक मिस्टन पोजिशन डेब्यूस में लिया, जो कि 2022 में चान वू इंच के रूप में प्रसारित होगा।
जो एक सैन्य अभियोजन है जो पहले प्रतिशोधी व्यक्ति को छुपाता है, और यह नाटक कोरिया में केबल टेलीविज़न पर सबसे अधिक रेटिंग वाले कोरियन नाटकों में से एक है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इनक्रेट थिंग्स 2014 और इसी के साथ और भी कई फिल्मोग्राफी इन्होंने किया है। आई लिव इन द कैंडन डोंग्स, शट अप, फ्लावर बॉय बैंड और क्वेश्चन मेशन, रैन बन रोज और हॉरिस डॉक्टर और द आइडियल मैन एक तरह से मैरमाइड और द मिशिंग 2015, स्वीट स्टैंग एंड मी और टेम्परी ऑफ द लव और गुड बाय टू गुड बाय, माई स्टैंग हैरो 2018 से 19 में, फॉरेस्ट 2020 में और मिल्ट्रेस 2022 में। साथ ही साथ डिस्टेंस विथ यू इस सीरीज के अंदर भी आपको देखने को मिले, जिसके बारे में हमने आपको सारी जानकारी अभी दे दी है। कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे और इस कैरेक्टर के बारे में हमने सारी डिटेल आपको बता दी है। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम बात करेंगे अब और अगले कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कई कैरेक्टर जैसा कि मैंने बताया इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिले हैं, सारे के बारे में हम एक एक कर कर आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में, जो कि इस सीरीज के अंदर आपको एक तरह से देखने को मिले हैं और इनकी एक्टिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इनके बारे में। अगला जो कैरेक्टर है हमारा, उसका नाम है एक तरह से मैं आपको बताऊं तो रोवोन। किम से कोंग वू का जन्म 7 अगस्त 1986 को हुआ, जिन्हें उनके स्टेज नाम रोवन से बेहतर जाना जाता है। एक दक्षिण कोरियन सिंगर हैं, मॉडल हैं और एक एक्टर भी है। वे मुख्य गायक के रूप में अपने पॉप बॉय बैट SF9 के सदस्य हैं और एक अभिनेता के रूप में उन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला एक्स ईस्ट ऑडियंस यू 2019 और CV नेवल 9 2021 और द किंग्स ऑफ एक्स 2021 और ट्रूमन 2022 में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें जाना जाता है। मुख्य रूप से किम सोक वू का जन्म 7 अगस्त 1986 को हुआ। तकरीबन इनकी उम्र लगभग 27 साल है। सियोन दक्षिण कोरिया में हुआ और एक सिंगर है और एक एक्टर हैं और 2016 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से इनके बारे में सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताता हूँ। इन्हें FNC एंटरटेनमेंट के रीलीड शो एल ग्रोस डॉग 111 में एक प्रशिक्षक के रूप में पेश किया गया था। साथ ही साथ ये 2015, 16 और FX9 के साथ डेब्यू के लिए ये जाने जाते हैं। 2015 में वह नेरजो नामक समूह के सदस्य के रूप में NF एंटरटेनमेंट के तहत डेब्यू टीम न्यूज़ स्कूल में हिस्सा थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य भूमिकाओं में कई बार ये देखने को मिले और हैनिस्ट के साथ भी आपको ये देखने को मिले थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य भूमिकाओं में कई कलाकार आपको देखने को मिले हैं। सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। मुख्य रूप से मई 2016 में उन्होंने FNC एंटरटेनमेंट के साइड शो डेबल्स नीजोन डॉन्स के सदस्य के रूप में अपना भाग लिया और नीजन्स बैड के अंदर हैनियस के साथ भी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले और FN9 के सदस्य की शुरुआत की। 2017 से वर्तमान तक ये मुख्य भूमिकाओं में आपको और भी कई जगह देखने को मिले। इनके बारे में सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। टेलीविज़न श्रृंखला और उनके अभिनय करियर KBS2 स्कूल 2017 में एक छोटी सहायक भूमिकाओं के साथ भूमिका मिलनी शुरू हुई और मार्च 2018 में उन्होंने TVS के आउट टाइम में मुख्य भूमिकाओं के लिए भाइंस के अभिनय के रूप में पुष्टि की
और जुलाई 2018 में उन्होंने SBFC के फ्लेश स्टारलैंड में अभिनय की पुष्टि की गई, जिसमें उन्होंने न्यू एक्टर पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। और साथ ही साथ 9 मई 2019 को रोहन ने MBC के स्कूल फैंटेसी नाटक एक्स स्टोडियन CU में मुख्य भूमिका निभाने के लिए पुष्टि की, जो जोस द्वारा हिट ड्यून्स वेवुड जुलाई प्लान्स पर आधारित थी। हरोस की भूमिका प्राप्त करने के बाद रोमन्स की लोकप्रियता आसमान छू गई, जिसमें वह स्टार्ड में आए और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ युगल्स के लिए सह कलाकार किम यून्स और ली जैकबून्स के साथ MBC ड्रामा आर्ट्स में नामांकन किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में सम्मानित किए गए। और 10 मई 2019 को रोबोस ने NC.A के संगीत वीडियो में एक तरह से मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। अप्रैल 2020 में ये पता चला कि वह एनिमेटेड फिल्म ट्रोल्स वर्ल्ड 2 कोरियन डब्स के वांस की आवाज़ देंगे। और 25 मई 2020 को NFC एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि वह रोबन्स इंस नाम के बेवुड पर आधारित आगामी JTV नाटक सी विल्स नेवर नो में अभिनय करेंगे और नाटक का प्रसारण जनवरी 2021 में शुरू हुआ। 2021 में रोबन्स ने ऐतिहासिक नाटक द किंग्स ऑफ एक्स में मुख्य पुरस्कार अभिनेता की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियम अक्टूबर 2021 में हुआ। और 2021 के अंत में रोवन एस्टोन के चा युंग वू और किम सियोन्स के साथ KBS सॉन्ग फेस्टिवल के लिए एक NCB बन गए हुए देखने को मिले। साथ ही साथ 2022 में रोबिन्स ने MBC फ्रांसीसी नाटक डॉर्मोंड में अभिनय किया। डिस्कोग्राफी के बारे में बात की जाए तो नो गुड्स इन लव 2021, और फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो टॉल्स वर्ड ट्रू 2020। और अवार्ड्स भी इन्होंने कई जीते, जैसा कि MPNC संगीत अवार्ड, पोन्सियन अवार्ड, साथ ही साथ और भी कई बड़े बड़े अवार्ड इन्होंने जीते हैं। तो दोस्तों अब हम अगले कलाकार के बारे में बात करेंगे, हाँ जून्स के बारे में। 3 जुलाई 1987 को संगीत जून चूल्स, जिन्होंने उनके पूर्व स्टार्ट नाम सॉन्ग हाजून से भी जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियन अभिनेता थे। मुख्य रूप से 3 अप्रैल 1987 को इनका जन्म हुआ और तकरीबन 36 साल इनकी उम्र है। चोंगवोन दक्षिण सियोंग दक्षिण कोरिया में इनका जन्म हुआ। सियोंग इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स थिएटर में मुख्य रूप से ये ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से ये अभिनेता हैं और 2012 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक्स फैक्ट्री के प्रतिनिधित्व है और साथ ही साथ मुख्य रूप से 2016 के अंदर ही आपको द बॉयज़ वू क्लियर वुल्फ में 2016 में देखने को मिले और द आउटलैंडर 2017 में। जी हाँ दोस्तों, ये अभी सीरीज अभी तक चल रही हैं और तकरीबन इसमें भी कई एपिसोड आपको देखने को मिल चुके हैं। उनके अंदर भी ये एक तरह से देखने को मिले थे। यदि आपको इस सीरीज़ पर और भी वीडियो चाहिए, आउटलैंडर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर बहुत जल्द बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में पहले जानेंगे और इसी के बाद सारे जो कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में जान लेंगे। मुख्य रूप से ये गर्ल्स स्टोरीज 2019 में देखने को मिले। टेलीविज़न के बारे में बात की जाए तो वो आर यू 2013 में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों के साथ सेक्स फ्लाइंग ड्रैगन्स 2015 में और ब्लैक डॉग ब्लिंग एट टीचर 2019 में और F8 2020 में और मिसिंग द आउटसाइड 2020 से 23 में, क्रेजी लव 2022 में और डिस्टेंट विथ यू 2023 में। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के बारे में हम आपको सारी कुछ जानकारी दे रहे हैं। थिएटर में भी कई बार देखने को मिले। अवार्ड भी इन्होंने कई जीता। 47वां MBC ड्रामा अवार्ड से 2018 वाला जीता और 30 ब्लू फिल्म अवार्ड 2021, 42 प्लस ड्रैगन फिल्म अवार्ड 2021 जीता। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए हम आखिरी कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के बाद हम एक और अगली सीरीज़ के बारे में बताएंगे जो भी आपको बहुत ही पसंद आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली की जो कैरेक्टर हैं यूरा, इन्हें किम आह यंग के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से 6 नवंबर 1992 को इनका जन्म हुआ और जिसे इनके स्टेज नाम को यूरा से बेहतर जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूरा इनका एक तरह से मुख्य नाम है और साथ ही साथ ये इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम कर रही है। एक दक्षिण कोरियन सिंगर हैं, अभिनेता है। वह दक्षिण कोरियन लड़कियों का समूह गर्ल्स डे की सदस्य के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा, सारी कुछ जानकारी आपको बताऊंगा। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मुख्य रूप से इन्होंने इस इंडस्ट्री में 2010 में कदम रखा और इनके बारे में अब सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताता हूँ। यूरा का जन्म 6 नवंबर 2000 एक तरह से 10 को माना जाता है, यानी एक तरह से एंट्री मानी जाती है। और इनका जन्म 6 नवंबर 1992 को दक्षिण कोरिया के उल्साहान में हुआ। इन्हें नृत्य विशेषज्ञ के रूप में अल्ट्रा आर्ट हाई स्कूल में दाखिला लिया और यूरा वर्तमान में साथी समूह सदस्य मीनस के साथ डोगरूज महिला विश्वविद्यालय में भाग ले रही हैं। 2010 में यूरा ने पॉप गर्ल्स ग्रुप गर्ल्स डे की सदस्य बन गई, जहां उनके और ली हाईरी ने 2 पूर्व सदस्यों जी इन और जी सन की भाग ली, जो 2 महीने तक समूह के साथ रहने के बाद चले गए। ड्रीम टी ने समूह और उसके प्रत्येक सदस्य के लिए अधिकारी पैन फ्रोज और एक यूट्यूब चैनल में ट्विटर अकाउंट बनाकर अपनी शुरुआत से पहले बलिदान दिवस का प्रचार किया। समूह में सियोंस के वाणिज्य और मनोरंजन जिलों में शुरुआत से पहले ही फैक्शन ब्रू और आयोजित किया। और दोस्तों इसी के साथ 2012 से 14 के बीच में अभिनय के बारे में, इनके बारे में सारी कुछ जानकारी एक तरह से मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं और भी जितने भी रिलेटेड्स हैं आपके, वो सारे के सारे इसे देख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ हम और भी जानकारी इस सीरीज़ के बारे में आपको देते हैं और इन कैरेक्टर के बारे में पूरी डिटेल भी बता रहे हैं। पहले आपको 2012 से यू ने सोहू टीवी के चैनल नाटक सीक्रेट एजेंट्स के माध्यम से अपनी शुरुआत की। इसी के बाद उन्होंने अपने लेबल साथी जोविंस के साथ उनके एकल आई विल लव यू के साथ सहयोग किया और यूरा ने SBS की श्रृंखला टू द ब्यूटीफुल यू में अभिनय किया। और 2013 में यूरा ने स्टीम कॉन रेलेक्ल फेस 3 में कास्ट किया गया था और उन्होंने KBS के नाइट शो द क्विल्स फॉर मैरिड प्लस और लव एंड वॉर 2 की एक विशेष एपिसोड में भी अभिनय किया। साथ ही साथ 2014 में यूरा ने SBNC मिनी ड्रामा बी एयरगोट में अभिनय किया और वी गोट मैरिड के अधिकारी जोड़े में एक साथ जुड़ते हुए देखने को मिले। उन्होंने मॉडल अभिनेता होंग जोंग हुंस के साथ जोड़ा बनाया था। साथ ही साथ दोस्तों 2015 में यूरा मुख्य रूप से एक तरह से आपको देखने को मिली जू हुंस म्यू के साथ रिलेटेड प्रतियोगिता श्रृंखला पॉप स्टार के 4थे सीजन में आपको देखने को मिली। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे आप पर सेट कर दें, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसमें डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।
हम हर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो हर ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज का एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। तो इस सीरीज का भी हमने लेकर आया है। आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें और आप जिस भी सीरीज के बारे में जानना चाहते हो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अब आगे इसके पूरी प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। और 2016 में यूरा को किम मी जिन्स के साथ मुख्य भूमिकाओं में आए एक तरह से देखने को मिला और इन्होंने एक तरह से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। इस सीरीज़ के बाद इन्हें और भी कई सीरीज़ों में काम मिला। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी एक तरह से देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो भी इन्हें देख पाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने के साथ साथ आप एक कमेंट भी कर सकते हैं इस सीरीज़ के बारे में। 2018 में यूरा ने KBS में रोमांस कॉमेडी रेडियो रोमांस में अभिनय किया और दिसंबर 2021 में यूरा ने नो ताज जू के साथ जेनिस इन डिफरेंट सीजन्स की कवि संग्रह के लिए लेखन के रूप में अपनी शुरुआत की। फरवरी 2022 में यूरा ने ओस एंड के साथ अपना अनुभव बढ़ाने का फैसला किया और 8 नवंबर 2010 को यूरा के पूर्व प्रबंधन कंपनी एक्शन म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने यूरा के खिलाफ निषेधाज्ञा दायर किया और 20 जनवरी 2021 को अदालत ने यूरा के पक्ष में फैसला सुनाया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो रिब्यूट, ग्लोरी, कॉर्न और हॉजन अपकमिंग इनकी मूवी हैं और आप जैसा एक तरह से सुंदर कोई नहीं, यानी एक तरह से पूरा ब्यूटीफुल यू। और साथ ही साथ फैमिली इनकी अगली सीरीज थी 2012 के अंदर ही और बी अराउंड, रेडियो रोमांस, फेजोक्टी डेयरी, फाइंड मी इन योर मेमोरी और डिस्टेंट विथ यू। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये एक और कोरियन ड्रामा में देखने को मिली थी जिसका टाइटल एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो फूरी कास्टिंग लव एंड वेदर। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज के बारे में भी हम आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं। अगली जो सीरीज है वो यही होने वाली है। दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो चांग योंग हू द्वारा इसका डायरेक्शन किया गया है। पार्क मिन योंग्स और सोंग कोंग यू पार्क और यूरा द्वारा अभिनेता एक दक्षिण कोरियन टेलीविजन सीरीज के अंदर अभिनय किया गया है। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम अब फटाफट से सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी है इस सीरीज़ के बारे में सारी कुछ मैं आपको बता देता हूँ और जो कैरेक्टर देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये एक कोरियन सीरीज़ है ये भी और तकरीबन 16 एपिसोडों के साथ इस सीरीज़ का एंड किया गया है। इसका एक तरह से निर्माण किया है किम डोंग क्यू, होंग रा क्यूंग और कोंग रा यंग्स ने। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो पियोंग जोंग रोंग और किम होंग चिलोन्स। सिनेमेटोग्राफी का काम ब्यूंग वोंग जोंग ने और ब्यूंग सुजू ने किया है। मुख्य रूप से प्रत्येक एपिसोड की लेंथ की बात की जाए तो प्रत्येक एपिसोड की लेंथ 70 मिनट लगभग बताई जा रही है और प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो NPO एंटरटेनमेंट और JTBS स्टूडियोज द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है। मूनलाइट वर्क JTBC हैं और 20 फरवरी 2022 के बीच में इसे एंड किया गया, यानी 22 फरवरी को इसे लॉन्च किया गया था 2022 में और 3 अप्रैल 2022 को इसे एंड कर दिया गया। यानी इस सीरीज़ के तकरीबन एक सेक्शन के बाद ही इसे खारिज कर दिया गया, यानी सारे के सारे एक तरह से एपिसोड ख़त्म हो चुके थे, बाकी आगे स्टोरी बन नहीं रही थी। फिर भी ये चाहते तो बना सकते थे लेकिन इसका जो सेक्शन का एंड है वो यहीं पर कर दिया गया। फोरकास्टिंग लव एंड वेदर 21 अप्रैल से 3 अप्रैल तक लगातार
6 सप्ताह तक देखे जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय नेटफ्लिक्स टीवी शो और ग्लोबल टॉप 100 की साप्ताहिक समूह में शामिल रही हैं। एक राष्ट्रीय मौसम सेवा के अंदर प्यार की और भविष्यवाणी करना उतना ही मुश्किल साबित होता है जितना कि एक मेहनती भविष्यवक्ता हो। कास्टिंग के बारे में बात करेंगे जब इसके सारे एक तरह से कैरेक्टर के बारे में जान लेंगे। पहला जो एपिसोड है उसका नाम है सिग्नल, और ये एपिसोड आपको 12 फरवरी 2022 को देखने को मिला था कि इमोशन विज्ञान जिसे हाक्यून्स अपने काम की कठिनाइयों से जूझ रही हैं क्योंकि वे एजेंसी से कर्मचारी हान की जूझ के साथ उनकी आगामी शादी के दावे के बीच फंस चुकी हैं। दोस्तों मैं स्टोरी की बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसकी स्टोरी। राजधानी क्षेत्र में हुई ऑलकिस्ट और एक पूर्व अनुमान लगाने में विफल रहती हैं और मौसम विज्ञान ली सी वून जो उन्हें बहुत कम कमजोरियों में से एक थी, उन्होंने पहले ऑलवृष्टि की संभावना देखी थी और देर दोपहर में संभावित बारिश के बारे में मुख्यालय को समझाने की कोशिश करते हुए हाक्यूग से पता चला था कि जून मौसम पात्र चाई यू जीन्स के साथ सो रही हैं और बाद में अपनी प्रेमी सिनबून से अलग हो गई हैं। 2 सितंबर को मुख्य रूप से एक तरह से इस सीरीज़ का यानी एपिसोड का एंड होता है 2 सितंबर लिखने के बाद, और अगला एपिसोड अगले ही दिन देखने को मिला था। 2 महीने बाद इस एपिसोड में देखने को मिलता है हाक्यूंग और उसके पूर्ववर्ती के इस्तीफे के बाद पदोन्नत किया जाता है और सुवू को उसके उत्कृष्ट पुनः अनुमान कौशल के लिए KMM कार्यालय स्थानांतरित कर दिया जाता है। जू और यूजी शादीशुदा है और हाक्यू सीवू और अन्य KMS मौसम विज्ञान वसंत ऋतु के दौरान कोरियन प्रायद्वीप में अलग अलग शून्य तापमान के कारण जो इंगित करने का प्रयास करते हैं। हाक्यूंग और जी की जून्स काम के दौरान इस बात पर झगड़ते हैं कि उनका एक तरह से अपार्टमेंट की किसी को मिलेगा, और बाद में वह है हाक्यूंग और सी वू ने शराब पी और उन दोनों लोग के बारे में बात की और जिन्होंने उन्हें दोनों के एक प्रेम जीवन की खिलवाड़ किया था। अगला एपिसोड आपको 19 फरवरी 2022 को देखने को मिला। मौसम के बीच में इसका टाइटल था, हिंदी टाइटल में बता रहा हूँ। नशे में एक रात बिताने के बाद हाक्यूंग्स और सी वू यह दिखावा करने के लिए सहमत हुए और उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ और KMS एक मछुआरे द्वारा विडो स्वेन वार्निंग और को हटाने का दावा डाला जाता है जो दोनों से प्रभावित है और क्यूंग चेतावनी को अपने बढ़ावा का एक तरह से जोर देने के लिए जब तक कि स्वीडिंग बॉन्ड और में करने का पूरी तरह से हटाने की पर्याप्त सबूत एक तरह से ना मिल जाए। बाद में वह क्यूंग के मन में सी वून्स के साथ भावनाओं होने लगती हैं, जो स्वीकार करता है कि अगर उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है तो वह उससे कभी नहीं पूछेगा। और अगला एपिसोड आपको अगले दिन 20 फरवरी 2022 को दृश्यम एक तरह से देखने को मिला। हिंदी टाइटल है ये आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि किंग्स और सी वू द्वारा एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के बावजूद एक नए कार्यस्थल रोमांस में शामिल होने के से इनकार करता है और प्रायद्वीप पर विकिरण कोहरे के कारण बड़ी पैमाने पर जमा होने के बाद हाक्यूंग्स और सी वू कौन सा संबंधित अपनी सहारे एक तरह से जारी करने के तरीके पर अजीब बहस उलझ जाती हैं। यूजिन्स ने KM के मौसम सलाह प्रणाली में आधिकारिक कोहरे की सलाह की कमी के बारे में एक समाचार लेख लिखा जिस पर उन्होंने उचित संदर्भ प्रदान किए और बिना चर्चा के KMS को शराब रोशन में रखा और हाक्यूंग्स और सीविंस ने मिलकर यूजी के पक्षपाती लेखन खंडन करते हुए एक फीचर तैयार किया। दोस्तों अगला जो एपिसोड है वो आपको 26 फरवरी 2022 को देखने को मिला कि जू और यूजी के झूठ को छोड़ना मुश्किल लगता है। हाक्यू टीम के भीतर आंशिक बढ़ती हैं और डोंग सांस को
काम पर केंद्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही साथ छठा एपिसोड आपको 27 अप्रैल 2022 को देखने को मिला। एक मॉर्टन में सीवू की मुलाकात के बाद हाँ क्यों उसके रहस्यों से सावधान हो जाती हैं और उसकी माँ के बारे में समाचार से उसे जल्दी अस्पताल ले जाती हैं। यूजी के साथ एक ऐसे जब बातचीत के बाद की जो रिशन के साथ लेता है। साथ ही साथ दोस्तों 9वां एपिसोड हाँ क्यों मौसम की पुनर्नुमान की सुनिश्चित के बारे में बताती हैं, खासकर जब बरसात के मौसम की बात आती हैं। वह किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहती और हाँ क्यों और सीवी को एक साथ देकर बेहतर परेशान होने के कारण जो उनकी छुट्टी के दिन उनका पीछा करती है। और इसी बीच यूजी को आश्चर्य होता है कि वह कहाँ है। जबकि जून अंततः घर पहुंचता है तो यूजी नाराज़ हो जाता है क्योंकि वह अपनी मां का जन्मदिन नहीं मना सकता। कार्यालय में अगले दिन मौसम केंद्र पर बारिश के संदर्भ में अभी भी अनिश्चितता है, इसलिए उन्होंने देरी पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। सीवी को नहीं लगता कि उन्होंने जल्दबाजी में घोषणा करनी चाहिए, लेकिन जून ने उन्हें चुनौती दी और मुख्य निर्देशक दोनों व्यक्तियों में से अपने सिद्धांतों पर बहस करने के लिए कहती हैं ताकि वह एक उचित बयान प्रकाशित कर सके। यूजीन्स ने मौसम की गलत गणना के बारे में हाँ क्यों उस पर एक साक्षात्कार किया, लेकिन बाद में वह अफवाह फैलाती हैं कि वह सीव्यू को डेट कर रही हैं। वे स्वीकार करती हैं कि वह मौसम आकर्षण और स्मार्ट और अच्छी दिखाने वाली है। और हाँ क्यों उसने यूजिन से पूछा कि अगर वह अच्छी पकड़ में है तो उनके रिश्ते क्यों तोड़ लिए हैं। और यूजी हाँ क्यों उसको बताती हैं कि सीवू को बताया है कि वह हाँ क्यों उसके ऐसे व्यक्ति के साथ डेट नहीं करना चाहती जो कि शादीशुदा है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे और सारे कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिए। दोस्तों हमने बात कर ली थी तकरीबन कई एपिसोडों के बारे में और अब अगले एपिसोड के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल एपिसोड इसमें देखने को मिला है जैसा कि, और अगला जो एपिसोड है उस एपिसोड का नाम है एक तरह से 1 सेल्सियस। 11वां एपिसोड है 19 मार्च 2022 को देखने को मिला है। हाँ क्यों सीवू और जेनजू द्वीप टाइम सेट में एक काम पर भेजे जाते हैं और सीवू स्पष्ट रूप से नाराज़गी दिखाता है, लेकिन फिर मुस्कुराहट के साथ सहमत हो जाता है। इसी बीच जू और यूजिन से कहती हैं कि वह ब्रेक के लिए निकल नहीं पा रही हैं, उनके बीच ख़त्म हो गए हैं। वह अपने फैसले पर कामयाब रहती हैं और अपार्टमेंट छोड़ देती हैं। और ड्रोंग हांस अपनी बेटी बॉम्बी को काम पर देखकर खुश हैं, जबकि डॉर्गन हांस की पत्नी तलाक की याचिका पर विचार करती हैं और बाद में बॉम्बी को एलर्जी की प्रक्रिया होती है और वह बाथरूम में गिर जाती है। वह अस्पताल पहुंच जाती हैं। वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी कैप्टोरियन से प्रस्तुति मांस देने के लिए डॉग हांस डालती हैं और सीवू हांग क्यून से मिलती हैं और वह उससे कहती हैं कि उन्हें प्रयास करना चाहिए और इसे सफल बनाना चाहिए। हालांकि अगले दिन हांग क्यू को पता चलता है कि सीवू जेजू द्वीप के साथ रवाना हो गया है और वह तबाह हो गया है और वह इस सब के लिए जून को दोषी ठहराती हैं और इस बात के लिए जून को दोषी ठहराकर वो यहाँ से चली जाती हैं। प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने इतने एपिसोड आपको बताए और अब प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। मार्च 2021 में ये बताया गया कि चांग यू हुन्स लेखन कांग यू क्यूंस के नेतृत्व में ग्लाइड रचनात्मक समूह द्वारा बनाई गई श्रृंखला का निर्देशन करेंगे। उसी दौरान पार्क मिन यंग्स और सोंग केंग श्रृंखला में मुख्य भूमिकाओं में आने पर विचार कर रहे थे। मई 2021 में यूरा और यू पार्क श्रृंखला के कलाकारों में शामिल हुए हैं। किम मी क्यूंग्स और पार्क मिन यूंग्स चौथी बार स्क्रीन पर माँ और बेटी का किरदार निभा रहे हैं।
साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ किम मी क्यूंग्स और पार्क मी योंग चौथी बार स्क्रीन पर माँ और बेटी का किरदार निभा रही है। इस श्रृंखला से पहले वे रॉनिंग सिंह और सैकलेट हार प्राइवेट लाइफ में माँ और बेटी में दिखाई दिए हैं। हीलर्स में भी एक साथ दिखाई दिए हैं और 19 अक्टूबर 2021 को पार्क मी योंग्स ने फिल्मांकन में तस्वीर पोस्ट की है और 5 मार्च 2022 को ये पुष्टि की कि अभिनेता यून पार्क में इतिहास के दौरान CVOID 19 के लिए सकारात्मक परीक्षण मिला है और 4 मार्च को सकारात्मक परीक्षण के बाद उनके पास एक स्वनिधि किट थी। जैसे कि नाटक का फिल्मांकन समाप्त हुआ है और उनका तुरंत PCR परीक्षण किया गया है, प्रसारण कार्यक्रम में निभाते प्रति होता है और मुख्य रूप से इसके अंदर भी कई एक तरह से साउंड ट्रैक और कई एक तरह से बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिले थे, तो उन कलाकारों के बारे में ही जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पार्क मी योंग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 4 मार्च 1986 को एक दक्षिण कोरियन अभिनेत्री के रूप में हुआ। वह एक नाटक सुरसंग सैकलैंड 2010 से प्रसिद्ध हुई। तब से उन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला सिटी हंटर 2011, ग्लोरी जैन 2021 और डॉक्टर जेन 2012 में अभिनय किया और द न्यूज़ लीफ 2014, हिलर 2014 से 15 और रिमेंबर 2015 से 16, क्वीन फॉर 7 डेड 2017 और व्हाट्स रॉन्ग विद सैक्रेड किम 2018, हर प्राइवेट लाइफ 2019 और व्हेन द वेदर इज फाइल 2020 और फॉरक्रिट लव एट वेदर 2022 और लव इन कॉन्स्टेंस 2022। मुख्य रूप से 4 मार्च 1986 को इनका जन्म हुआ था। 87 साल इनकी उम्र है। सियोंग दक्षिण कोरिया में हुआ। डोंगुन्स विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट हैं और मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है और 2005 से अब तक इस इंडस्ट्री में देखने को मिली हैं। हुक एंटरटेनमेंट का प्रतिनिधित्व करती है। हाई स्कूल में अपने समय के दौरान पार्क में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अंतर्राष्ट्रीय विनियमित छात्र के रूप में विदेश में अध्ययन किया और फरवरी 2013 में पार्क ने सियोंच डोरगुन विश्वविद्यालय में थिएटर में डिग्री के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। पार्क ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत 2005 में SK टेलीकॉम के विज्ञापन से की और उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1 साल बाद हिट मिस्टर क्रोम और हाइकिम से की। 2006 में वे टेलीविज़न नाटकों में आई एम सेम 2007 में एक कुशल कृत गैंगस्टर की इकलौती बेटी हैं और एक हॉरर एपिसोड में एक गुमह्यून कोरियन पौराणिक कथाओं में 9 पूंछ वाली लोमड़ी जैसी भूमिकाओं में भी देखने को मिली हैं। उनकी पीरियड ड्रामा या मायूक्स गो 2009 में एक खलनायिका राजकुमारी की भूमिका निभाई है और रोनगी गुरु 2010 में मैत्रीन घावों के बीच फंसी हुई लड़की हैं। 2008 में उन्होंने बिग बैंग्स की हिट गाने हारू हारू में दिखाए गए और जहां उन्होंने जी ड्रोन्स की प्रतिनिधि की भूमिका निभाई। पार्क को सफलता 2010 के नाटक सुक्लोन्स स्टैंड से मिली और साथ ही साथ इनकी भूमिका भी बहुत ही बेहतरीन है। पार्क ने 2012 में एक और मैगन स्कीन रूपांतरण में अभिनय किया। डॉक्टर जीन्स में एक न्यू सर्जन सॉन्ग सेउंग हैन द्वारा अभिनय 1960 के समय में वापस जा। पार्क ने वर्तमान समय में नायक की प्रेमिका और एक बेहोश डॉक्टर जोसन जूंग्स के डेमरोस के रूप में दोहराई भूमिका निभाई और मई 2013 में पार्क मी योंग्स ने पिछली प्रतिनिधि कंपनी किंग कॉन्ग एंटरटेनमेंट के साथ अपना अनुभव समाप्त कर दिया और 6 महीने के लिए एक मुक्त एजेंट थी और नवंबर 2013 में पार्क ने कई संबंध एजेंसी क्लेचर डिपो के साथ हस्ताक्षर किए। इसके बाद उन्होंने लीगल्स ड्रामा ए न्यूज़ लीफ 2014 में एक आदर्शवादी प्रशिक्षक की भूमिका निभाई जो अपने प्रतिशाली लेकिन उनकी वकील बॉस के साथ तब तक संघर्ष करती रही जब तक वह भूलने की बीमारी से संघर्षित नहीं थी। इसके बाद सोंग जी नाम द्वारा लिखित श्रृंखला
हिलर में एक डेविड रिपोर्ट की भूमिका निभाई और जिसमें जी चोंग वू और यू जी ताई ने भी अभिनय किया। हिलर चीन में लोकप्रिय था और परिणाम स्वरूप पार्क की पहचान बढ़ी। पार्क ने 2015 से अंत में 2016 की शुरुआत तक SBS पर कोरियन नाटक रिमबैंड में एक वकील के रूप में अभिनय किया और ऐतिहासिक नाटक क्वीन फॉर 7 डेज में एक रानी की भूमिका निभाई जो 2017 में प्रसारित हुई। सितंबर 2017 में एक पस्ती की भूमिका के लिए पार्क नेटफ्लिक्स के विभिन्न प्रकार के शो वेस्ट एंड में एक निश्चित कलाकार हो गई और नवंबर 2017 में यह बताया गया कि पार्क मिनी योंग्स की एक एजेंसी कलर डिप्पो के साथ अनुभव समाप्त हो गया है। 19 दिसंबर 2021 को ये घोषणा की गई कि न्यूम्स एक्टेंस के साथ पार्क का अनुभव समाप्त हो गया है और 7 मार्च 2022 को पार्क ने उल्जिंसगोर्ब्रुक में लगी भीषण आग की पीड़ितों के लिए 100 मिलियन योन्स का दान किया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने उनकी मदद की थी। टेलीविज़न सीरीज के अंदर भी कईयों में ये देखने को मिली है। सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यदि आप इनके फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों ज़बरदस्त एक तरह से मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिली थी द कैट 2011 के फिल्म में और हाई किक 2006 के साथ में IMS सैम्प 2007 में। साथ ही साथ सिटी हंटर इनकी 2021 की सीरीज थी और ए न्यू लाइफ 2014 में, क्वीन ऑफ 7 डेज 2017 और व्हेन द वेदर इज़ फाइन 2020 में, फोरकास्टिंग लव एंड वेदर 2022 में, लव इन ए कॉन्ट्रैक्ट 2022 के अंदर भी ये आपको देखने को मिली। होस्टिंग इन्होंने कई बार की, कई शो में की, 32वां गोल्डन डिस्टिन अवार्ड और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एशियन स्टार अवार्ड 2018 के अंदर मुख्य रूप से ये देखने को मिली। एशियन आर्ट अवार्ड 2019, साथ ही साथ ब्रेकसंग आर्ट अवार्ड 2008 से 2011 के बीच में, साथ ही साथ और भी कई अवार्ड्स इन्होंने जीते। सारी कुछ जानकारी इनके बारे में मैंने दे दी हैं और तकरीबन आज की इस वीडियो के अंदर हमने 5 से 6 कलाकार तो हमने जाने, साथ ही साथ 2 से 3 सीरीज का पूरा कंटेंट का मसाला सब कुछ मैंने आपको दे दिया। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेनली हमने आज की इस वीडियो के अंदर फोकस किया था एक सीरीज़ के बारे में जो कि एक तरह से मैंने जिसके बारे में सारी कुछ जानकारी आपको दे दी है। तो यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों आज की वीडियो में हमने इसी सीरीज की सारी जानकारी आपको दे दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के सेक्शन 1 के बारे में जाना, 2 के बारे में जाना और सेक्शन 3 के लिए जितनी भी अपडेट थी सारी कुछ मैंने आपको बता दी है। साथ ही साथ आपको और नेटफ्लिक्स की या किसी भी और OTT प्लेटफॉर्म की किसी भी सीरीज के बारे में जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे आप पास ऐड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में टोटल डिटेल बता दी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तेरा कैसा सिंगर